हेलो दोस्तों, मैं कौस्तुभ। आज हम बात करेंगे यूक्रेन वॉर के बारे में। ये जो वॉर है, जो रशिया और यूक्रेन के बीच, या फिर आप ऐसा कहिए रशिया और नाटो के बीच हो रहा है, इस वॉर ने जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, पावर स्ट्रक्चर है, इसको एक झटका सा दे दिया है। क्या इस वॉर से कुछ लेसन्स है जो इंडिया सीख सकता है? देखते हैं इस सेशन में। सबसे पहले आप अगर इस वॉर की बात करेंगे तो इससे अमेरिका और उसके यूरोपियन अलाइज ये काफ़ी सरप्राइज्ड है। इनको विश्वास भी नहीं हो रहा है, उसको इस सिचुएशन को ये अनथिंकेबल मानते हैं। क्यों? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज तक यूरोप की धरती पे ऐसा फुल स्केल मिलिट्री वॉरफेयर, कन्वेंशनल मिलिट्री वॉरफेयर आपको देखने नहीं मिला है। अमेरिका और यूरोप की ऐसी समझ हो गई थी कि ऐसे जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है, जहां पे आपको रास्ते पे टैंक्स दिख रहे हैं, मिसाइलें सिटीज में दागी जा रही है, ये चीजें अफ्रीका में और एशिया में हो सकती है, अमेरिका में या यूरोप में नहीं हो सकता, क्योंकि हम सिविलाइज्ड है, ऐसा उनको लगता था। तो इस वॉर ने, जो पुतिन ने यूक्रेन में किया है, इस वॉर ने इनकी ये जो समझ थी इसको तोड़ दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके अब तक के वॉर्स देखेंगे बाकी तो, और एक प्रिंसिपल है यूनिलैटरल अल्टरेशन टू फैक्ट्स ऑन ग्राउंड। ये चीज बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं थी। आप सोचिए, अगर चाइना साउथ चाइना सी में जाता है, चाइना लद्दाख में आता है, अरुणाचल की बात करता है, तो इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट यूनिलैटरल अल्टरेशन टू द फैक्ट्स ऑन ग्राउंड। आपको अगर बॉर्डर में प्रॉब्लम है तो आप सामने आइए, टेबल पे बैठिए, बात कीजिए, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। और इसके पीछे एक थॉट जो था वो था डेमोक्रेसी की, जो भी प्रॉब्लम हो वो आपस में बैठ के सुलह से सॉल्व किया जाए। लेकिन यहाँ पे जो देखने मिलता है, दिस इज यूनिलैटरल अल्टरेशन टू फैक्ट्स ऑन ग्राउंड। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले आपको यूरोप में दिखता था, जो हिटलर ने किया, या बाकी कंट्रीज भी इसमें थी। लेकिन आज इतने सालों यूरोपियन जमीन पे अगर ये हो रहा है तो इससे वेस्टर्न कंट्रीज सरप्राइज्ड है। ये एक बड़ा सवाल इंटरनेशनल इथिक्स पे भी उठता है। माइट इज राइट। इंडिया में हम जानते हैं कि जैसे इंडिपेंडेंस के बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी काफी आइडियलिस्टिक, मॉरल स्टैंड हम लेते थे कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन तब अमेरिका एक हेजमोन जैसा काम करता था। तो आज क्या इंटरनेशनल सिस्टम में माइट इज राइट, यही एक प्रिंसिपल बचा है कि जहां पे जिसके पास शक्ति है वही इतिहास में सही माना जाएगा, वही पावर इतिहास लिखेगा। ये सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं, लेकिन इथिक्स के लिए भी आपको काम आएगी। अब बात करते हैं जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसके बारे में। इस क्राइसिस में, इस वॉर में, एक वर्ड आपने सुना होगा, रसपुतित्सा। इसको जनरल मर्ड कहा जाता है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में दोस्तों अगर आप देखेंगे कि मुगल्स ने, औरंगजेब ने इतना ट्राई किया था छत्रपति शिवाजी को हराने का, लेकिन इतने साल उन्होंने शिवाजी को हराने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाए। टेरेन जो रोल प्ले करता है कोई भी वॉरफेयर में, आप चाणक्य अर्थशास्त्र किताब है उसको आप पढ़ लीजिए, आर्ट ऑफ वॉर जो है सन त्जू ने लिखी हुई, वो पढ़ लीजिए। टेरेन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। रशिया यूक्रेन ये जो एरिया है, यहाँ पे रशिया को ऐसा लगा था कि वील हैव अ क्विक विक्ट्री। जैसे हिटलर का ब्लिट्सक्रीग है, हम यूक्रेन में जाएंगे, वहां का प्रेसिडेंट भाग जाएगा और फिर हमें पपेट बिठा देंगे और देन यूक्रेन हमारा। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट 1 महीने के ऊपर हो गया है और यहाँ पे जो बर्फ है वो बर्फ अब पिघलने लगी है। तो इस पिक्चर में आप देखते हैं हर जगह मड बन रहा है। तो इससे रशिया के टैंक्स, रशिया के जो पूरा सप्लाई चेन्स है, ये डिसरप्ट हो रही है, वो फंस रहे हैं और इजी टारगेट्स बन रहे हैं। क्योंकि वो अगर मेन, अब इसमें से नहीं जा सकते तो मेन रोड्स लेने पड़ते हैं, तो जहाँ पे दे आर इजीली आइडेंटिफाइबल। तो द रोल ऑफ ज्योग्राफी हैज बीन हाईलाइटेड अगेन इस कॉन्फ्लिक्ट में। ये कॉन्फ्लिक्ट इसलिए नहीं है, देयर इज अनप्रेडिक्टेबिलिटी। रशिया, यूक्रेन, नाटो, यूएस या चाइना, ये जो कंट्रीज है इंटरनेशनल स्टेज पर, ऐसा नहीं है कि दूसरी कंट्रीज अनप्रेडिक्टेबल है और इनको पता नहीं क्या हो रहा है। यहाँ गेम थ्योरी हमको एक इंपॉर्टेंट लेसन देता है। ट्रस्ट डेफिसिट इज अ बिगर प्रॉब्लम। ये जो कहते हैं ट्रस्ट का इशू होता है। जैसे चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे वांग ही, वो इंडिया में आए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से बात किए, वो कुछ भी कहे, क्या हम चाइना पे विश्वास रख सकते हैं? क्या हम चाइना के जो मिलिट्री कमांडर्स लद्दाख में है, क्या हम उन पे विश्वास रख सकते हैं? नहीं। हमको पता है कि उनको अगर चांस मिलता है तो पहले चांस इंडिया का जो इंटरेस्ट है उसको नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे। उसी तरह इंडिया पाकिस्तान अगर देखे, रशिया यूक्रेन देखे, रशिया नाटो देखे, तो यहाँ पे गेम थियरी जो कहता है आई नो दैट यू नो दैट आई नो एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम को किस तरह फॉर्मुलेट किया जा सकता है। ये कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली सॉल्व हो सकता था क्या? हो सकता था। लेकिन इसके लिए, जैसे मैंने पहले एक सेशन में भी कहा था, कि नाटो को ये क्लियर बताना चाहिए कि हम यूक्रेन को मेंबर नहीं बनाएंगे। यूक्रेन ने अभी डिक्लेयर किया, लेकिन पहले क्यों नहीं बोला फिर कि हम नाटो में कभी नहीं जाएंगे? रशिया को एक रास्ता नाटो और यूक्रेन के बिहेवियर से मिला ये इन्वेजन करने के लिए। इसको प्रेजेंट किया गया अमेरिका ने, ये मेन रोल अमेरिका ने प्ले किया कि उसको एक जीरो सम गेम, इसको जीरो सम मतलब विन लूज, ऐसा विन लूज गेम करके प्रेजेंट किया। रादर अगर वो टेबल पे बैठ के बात करते तो विन विन भी हो सकता था, कि ठीक है कुछ चीजें हम कॉम्प्रोमाइज करते, कुछ चीज आप कॉम्प्रोमाइज कर दो, तो ये पीसफुली सॉल्व हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब और एक सीख इसमें से मिलती है कि वॉर्स में बी फॉर टेरिटरी, लेकिन पीपल आर डिटर्मिनेंट्स। तो ये एक
हिस्ट्री से हमें एक सीख मिलती है जो आज भी हमको दिखती है कि हम हिस्ट्री से ये चीज़ नहीं सीख रहे हैं। मराठास जब पानीपत में गए तो वहाँ पे मराठा फोर्स को बाकी वहाँ के लोगों ने बहुत सपोर्ट नहीं किया था। तो ये एक लेसन हिस्ट्री में है कि जब भी आप टेरिटरी लेते हो, या अफगानिस्तान की बात करो, इतने सालों से अमेरिका अफगानिस्तान में था लेकिन हार के वापस चला गया, आखिर आया कौन? तालिबान। तो ये जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि टेरिटरी आप ले सकते हो फोर्स से, लेकिन लोगों का क्या करोगे? अगर लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तो आपके लिए वो वॉर जो आप गेन्स है उस वॉर के, उसको आप सस्टेनेबल ज्यादा देर तक नहीं टिका सकते। अब इस वॉर की अगर बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि फोर हॉर्समैन ऑफ यूक्रेनियन आर्मी, कौन यूक्रेन को इस वॉर में इतनी देर तक टिके रहने के लिए मदद कर रहा है? जेवलिन स्टिंगर, ये जो मिसाइल सिस्टम्स है जो रशिया के टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने में काम आ रहा है। रसपुतित्सा, ये जो ज्योग्राफी है, थॉइंग ऑफ आइस। और टिकटॉक, टिकटॉक जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है इस वॉर का, सीन्स का, फोटोज का, तो इससे भी एक नैरेटिव जो होता है वॉर का वो बदल रहा है। तो आग इसके पहले के जो वॉर्स थे और आज के जो वॉर्स है इसमें डिफरेंस है। पहले सोशल मीडिया नहीं था, आज वो है। तो हम तो देखते हैं महाभारत का जो वॉर था वहां पे भी एक संजय, आपको पता है, धृतराष्ट्र बैटलफील्ड में नहीं जाते थे, आंखें उनकी काम नहीं करती थी, तो संजय उनको पूरा वॉर नरेट करते थे। तो आज ये जो टिकटॉक है, सोशल मीडिया है, ये सब इस संजय का काम कर रहा है कि जो लोगों तक, पूरी दुनिया तक वॉर का नैरेटिव पहुंचा रहा है। लेकिन ये नैरेटिव, क्या ये न्यूट्रल नैरेटिव है? तो ये नैरेटिव न्यूट्रल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे लोगों को मैनिपुलेट, या वॉर का नैरेटिव भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, जो इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट कर रहे हो उसको मैनिपुलेट करके। अब आगे का पॉइंट है हाइब्रिड वॉरफेयर। तो पहले के जो वॉर्स होते थे, ये वॉर्स, हम हमारी आर्मी, आप डिफेंस सिस्टम देखिए इंडिया का, देर इज आर्मी, देर इज नेवी एंड देर इज एयरफोर्स। बट थिंक अबाउट इट, आज वॉर्स की एक मेजर स्ट्रेटेजी ये साइबर अटैक्स है, कम्युनिकेशन वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। तो ये जो साइकॉप्स कहा जाता है, तो ये कहाँ है हमारे मिलिट्री स्ट्रेटेजी में? अगर है तो इस पे हमको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि रशिया ने भी अटैक करने के पहले ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर स्ट्रेटेजी यूज की, तो साइबर अटैक्स यूज किए, कम्युनिकेशंस को मैनिपुलेट किया, डिमोरलाइज करते हैं अपोनेंट को। तो ये साइकॉप्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पुतिन, ये जो पूरा नैरेटिव बिल्डअप किया गया ग्लोबली, तो पुतिन इज अ अग्रेसर और अ विक्टिम। आप देखेंगे एक थियोरी है, वो दी है स्पिकमन ने, राइट? स्पिकमन, इन्होंने थियोरी दी है रिमलैंड की। तो यूक्रेन इज ऑन रिमलैंड, ऐसी ऐसा देश या ऐसी जमीन कि जो कोस्टल है और वहां पे लैंड और वाटर दोनों अवेलेबल है। तो स्पिकमन ने ये जो थियोरी दिया था, उनका कहना था कि ये जो पावर्स है जो जहां पे रिमलैंड है, ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और स्पिकमैन ने तब कहा भी था कि यूएस को ये जो रिमलैंड स्टेट्स है, इनको लेके रशिया को कंटेन करना चाहिए। तो ये जो कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म है, ये बहुत पुराना है, कोल्ड वॉर मेंटालिटी है। तो आज हमको यही दिख रहा है कि रशिया इज अ कम्युनिस्ट स्टेट। वो कितना ओरिजिनली उस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन कोल्ड वॉर का अगर अपन आप हैंगओवर देखो, तो रशिया इज कम्युनिस्ट स्टेट, यूएस इज ट्राइंग टू गेट इनटू यूक्रेन थ्रू नाटो। तो मिलिट्री बिल्डअप, अलायंस बिल्डअप करके वो यूक्रेन का यूज करके रशिया को एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है। यूएस खुद के बैकयार्ड में मॉनरो डॉक्ट्रिन फॉलो करता है, मॉनरो डॉक्ट्रिन, कि कोई और वहां नहीं आएगा, पूरा अमेरिका या नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों में, और बाकी देशों में वो एनसर्कलमेंट की बात करता है। तो ये जो एनसर्कलमेंट है, कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म है, और बेस्ड है रिमलैंड थियरी पर। तो ये हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो पहला रोल ये यूएस का था कि जिन्होंने नाटो के थ्रू रशिया को प्रोवोक करने की कोशिश की। दूसरा, अगर हम पुतिन की बात करें, तो इनको तो वेस्ट लेड वर्ल्ड ऑर्डर जो है, आज हम देखेंगे वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो भी दुनिया के ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस बने, आप आईएमएफ बोलिए, वर्ल्ड बैंक बोलिए, फाइनेंशियल सिस्टम बोलिए, ये सब पे कंट्रोल किसका है? इवन यूनाइटेड नेशंस, इट्स मेजरली कंट्रोल्ड बाय द वेस्ट। आप ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है, इसने रशिया को पेरीफेरी पे रखा। ऐसा परसेप्शन पुतिन का है। पुतिन को लगता है कि मुझे जो जगह होनी चाहिए, जितनी स्ट्रेंथ रशिया की है, उतना इंपॉर्टेंस ग्लोबल ऑर्डर में रशिया को नहीं मिलता है। अब रशिया क्या करना चाहता है? रशिया की स्ट्रेटेजी इस ऑर्डर को ओवरथ्रो करने की है।
देयर इज अ डिफरेंस। आप अगर रशिया की बात करें और चाइना की बात करें, तो चाइना वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम टू एक्सप्लॉइट इट। तो चाइना कोऑप्ट करता है, इस सिस्टम का ही फायदा उठाता है खुद के इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। जहां पे उसके इंटरेस्ट क्रॉस होता है वो फॉलो नहीं करता है इस सिस्टम को, बट चाइना बिलीव्स इन कोऑप्टिंग दिस सिस्टम फॉर इट्स ओन बेनिफिट, सेल्फ इंटरेस्ट। लेकिन अगर रशिया की बात करें, तो रशिया उसको पूरी तरह ओवरथ्रो करना चाहता है, क्योंकि रशिया को ऐसा लगता है कि इस सिस्टम का उसको फायदा नहीं है, ये सिस्टम उसके अगेंस्ट बनाया गया है। एक और इंपॉर्टेंट इशू है इस वॉर से रिलेटेड, वो है हिस्टोरिकल रॉन्ग्स का। आप देखिए कि पुतिन की मेंटालिटी जो है उसमें उनको ऐसा लगता है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर ये नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हो गया। तो उनका एक सपना है कि जो यूएसएसआर के जो कंस्टिट्यूएंट्स थे, 15 देश बने थे डिसइंटीग्रेशन होके, उसमें से एक रशिया था। तो ये जो बाकी 14 है, इनको भले ही पूरी तरह यूएसएसआर नहीं बनेगा फिर से, लेकिन एटलीस्ट रशिया के कंट्रोल में या डोमिनेशन में ये बाकी स्टेट्स होने चाहिए, ऐसा पुतिन को लगता है। लेकिन आप सोचिए, ये जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स वाला फीलिंग है, ये दुनिया में काफ़ी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से है, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका जवाब बहुत मुश्किल है। आप इंडिया की अगर बात करेंगे, तो इंडिया को ऐसा लगता है कि नहीं, चाइना ने अक्साई चीन लिया, ये बहुत गलत किया है। 1962 वॉर, हमको चाइना का गुस्सा आता है, हम कभी नहीं भूल पाएंगे। पाकिस्तान की बात करेंगे, तो पाकिस्तान 1972, जो इंडिया बांग्लादेश 71 में, जब हमने 71-72 वी लिबरेटेड बांग्लादेश, पाकिस्तान कभी भी भारत को माफ नहीं करेगा उस चीज के लिए। उसके पीछे जाएंगे तो कश्मीर इशू आता है, उसके पीछे जाएंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर इतना 200-250 साल जो राज किया इंडिया पे, तो कॉलोनियल लोगों ने हमारा बहुत नुकसान किया। ये तो अफ्रीका के काफी देश बोल सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप कितना पीछे जाओगे, और क्या इससे आज आपको पीस, शांति मिल पाएगी? तो ये जो बात है हिस्टोरिकल रॉन्ग्स की, ये किस तरह हम हमारी आइडेंटिटीज बनाते हैं, किस तरह हम हमारी स्टोरीज बनाते हैं, क्या कहानियां हम बच्चों को बताते हैं, किस तरह हमारा कलेक्टिव साइकी काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, जिससे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स आगे दुनिया में आ सकती है। क्या हम जो चाणक्य अपनी किताब में कहते हैं, और बाकी भी आप अगर मैकियावेली का भी काम पढ़िए, द प्रिंस, या चाणक्य के अर्थशास्त्र पढ़िए, तो उसमें एक चीज़ आती है, द लार्ज फिश डिवोर्स द स्मॉल वन। सो ये जो मत्स्य न्याय, ये जिसको एक जंगल राज कहा जाता है, कि जंगल का कानून क्या है, शेर शिकार करता है, बड़ी फिश ये छोटी फिश को खा जाती है, एक बड़ी कंट्री छोटी कंट्री को खा जाती है। हिटलर का ये मानना था। वो जो फिलॉसफी थी उसको कहते थे लेबेंसरॉम। ये एक जर्मन टर्म है लेबेंसरॉम। इसका मतलब ये दी थी रैटसल ने। तो इसका मतलब था कि स्टेट इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म, एक एनिमल जैसा है स्टेट, जो बढ़ता जाता है, फिर उसकी ज़रूरतें बढ़ती जाती है, इसलिए उसको ज़्यादा टेरिटरी की ज़रूरत होती है। तो पुतिन भी यहाँ पे टेरिटरी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये जर्मन फिलॉसफी है लेबेंसरॉम की, क्या ये मत्स्य न्याय, क्या ये जंगल राज, यही इंटरनेशनल इथिक्स बनेगा? ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है हमारे अब तक के माने जाने, ये जो लिबरल डेमोक्रेसी का सिस्टम हम मानते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ये एक ग्लोबल एक्सेप्टेड सिस्टम हो गया था, स्पेशली आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। कि अब फ्रांसिस फुकुयामा कहते भी थे कि इट्स द एंड ऑफ हिस्ट्री, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, अब क्या बचा है दुनिया में, अब लिबरल डेमोक्रेसी आएगी हर जगह, और अब वॉर्स कम होंगे। तो व्हाट अबाउट द फ्यूचर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी? दोस्तों, ये हम बात करेंगे इसके अगले सेशन में। आप इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरी जो ऐप है कौस्तुभ, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।